धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हर तरफ सिर्फ चुनाव की सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं, दिखाई देनी भी चाहिए। हम लोग भी ये कोशिश कर रहे थे कि जैसे चुनाव करीब आएगा गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएं। आज ये खबर आपके सामने जब रख रहे हैं तो आदित्यनाथ योगी की सरकार को 2 साल का वक्त पूरा हो चुका है। इस पर भी एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना चाहते थे, लेकिन दुश्वारियाँ हैं, कुछ फिजिकल दुश्वारियाँ हैं, कुछ संसाधन की दुश्वारियाँ हैं, नहीं है हमारे पास। आज के इस एपिसोड में, इस खबर में सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ वाले एपिसोड में 3 अहम पहलुओं पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। दूर से बैठकर पूरे मामले को अभी देख रहे हैं, चाहते थे वहाँ उतर के मामले को देखा जाए। इंद्रेश कुमार का एक बयान है। इंद्रेश कुमार अगर आप नहीं जानते हैं तो बता देता हूं। आरएसएस ने जो मुसलमानों के लिए अलग से आरएसएस बना रखा है जिसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके वो कर्ता धर्ता है इंद्रेश कुमार। एक और महाराज हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, वो सांसद हैं, उनका नाम है साक्षी महाराज। भगवा पहनते हैं लेकिन ज़बान से हमेशा जहर उगलते हैं। भगवा पहनने के बाद भी पता नहीं लोगों का, वो कहते हैं ना, चोला बदल लिया है दिल नहीं बदला। एक उनका बयान है। एक बयान और आया है कि मस्जिदों के अंदर जुमे के टाइम पे ऑब्जर्वर बैठाए जाने चाहिए। ये आरएसएस की तरफ से बयान आया, उस आरएसएस की तरफ से जो हिंदुस्तान की बात करता है। तो क्या है ये चीज़ें और कैसे इनको देखा और समझा जाना चाहिए, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर के पॉलिटिकल एडिटर अनीस अहमद खान साहब। पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं इंद्रेश कुमार के बयान से। इंद्रेश कुमार का बयान मुझे वाकई में बड़ा मस्त लगा। उन्होंने कहा आप लोग तैयार रहिए और हम अब फला शहर में पाकिस्तान के जाके प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। क्या वो पूरा बयान है, पहले ये बताया जाए और उसको कैसे देखा समझा जाए। ये जो इंद्रेश कुमार हैं ये बड़े अच्छे बयान देते हैं। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बनाया है जिसकी 2002 में इन्होंने स्थापना की थी। वो आज 2019 में सिर्फ 10,000 ही मेंबर हैं। लेकिन हाँ, अब रमज़ान आने वाले हैं तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाके अफ्तार करेंगे। ये इसको भी आपके ये बहुत अच्छी चीज़ है, कम से कम खाने पीने अच्छा मिलता है। ये मुंबई में थे, मुंबई में एक उसको एक गैदरिंग में जो कश्मीर वे अहेड एक सब्जेक्ट के ऊपर एक गैदरिंग हो रही थी, एक सभा हो रही थी, कश्मीर वे अहेड, कश्मीर के बाद अब क्या। ये तो इन्होंने उसमें एक बड़ा अच्छा बयान दिया, बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया है जो इनका बड़बोलापन भी साबित करता है। इन्होंने कहा कि 2025 के बाद आपको, अब इनको पूरा बयान में पढ़ता हूँ, आप लिख कर ले लीजिए मुझसे कि 5-7 साल बाद आप कहीं कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट में मकान खरीदेंगे और बिजनेस करने का मौका मिलेगा। क्योंकि 47 के पहले पाकिस्तान नहीं था। लोग ये कहते थे कि 45 के पहले वहाँ हिंदुस्तान था और 25 के बाद फिर से वही स्थिति आने वाली है। तो अच्छा सर 25 के बाद फिर वही स्थिति आने वाली है कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, हिंदुस्तान उस पर कब्जा कर लेगा। ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये वैसे देखा जाए मजाक के तौर पे आप कह रहे हैं अच्छा है कि वहाँ रह सकते हैं और ये सब कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि ठीक है, इसके पहले राजनीतिक मायने समझ लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ों पे गौर करेंगे। ये बयान देना और नरेंद्र मोदी के दौर में ये बयान देना तो क्या दिखाता है? वोटरों को पोलराइज करने की कोशिश है। भाई देखिए, ये आरएसएस के हैं, प्रचारक बहुत बड़े हैं, इनको उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी हैं। ये अखंड भारत की जो बात करते हैं ना, अखंड भारत में अफगानिस्तान से लेके नीचे बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, ये सब, बांग्लादेश तो मानी जाए और भी कई चीज़ें, नेपाल वगैरह को ये भारत के अंदर मानते हैं। तो उसके तहत उन्होंने नहीं, वो तो इनका पुराना है। मैं समझना चाह रहा हूं, ये तो इनका हमेशा से अखंड भारत में। इस वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने दिखा के ये बात करना कि पाकिस्तान को खत्म कर देंगे और हम इंडिया के अंदर मिला देंगे, हिंदुस्तान बना देंगे, हिंदुस्तान बना देंगे, उसको ये कहना, और वो 2019 के चुनाव के दौरान। अब मैं इसके राजनीतिक मायने ये कि मोदी को लार्जर देन लाइफ बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। वो जो डायलॉग है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये वाकई आप देखिए तो ये अमिताभ बच्चन की फिल्म के डायलॉग ज्यादा लेते हैं। बहुत अच्छा। मैं इसका थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूँ। तो
इन्होंने इसको ऐसे दिखाने की कोशिश की कि वहां जाइए रहिए। अगर 22 करोड़ पॉपुलेशन, जो पहले से 22 करोड़ इस देश में मुसलमान हैं, 22 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान इधर हो जाएंगे, तो ये तो मुसलमान मजबूत होगा। ये चीज एक अलग बात है, ये तो उसको हम कहेंगे भी नहीं इस बात को। हाँ। इस मंच से अपने धाकड़ खबर के पास से नहीं कह रहे हैं, नहीं, लेकिन आपको बात तो करनी पड़ेगी। नहीं, ये क्या कभी चाहेंगे? ये इनके बयान की चाहे तो इन्होंने सोचे समझे तरीके से 1947 में बांटा, इसलिए ताकि मुसलमानों की ताकत कमजोर हो। ये सिर्फ लफ्फाजी कहना चाहिए, ये करते हैं। इनका एक बयान आपको बताएं, जब मोदी जी ने कहा, मोदी जी के पीछे चल जाते, मोदी के पीछे चलते, मोदी ने कहा कि पकौड़ा एक रोजगार है, चाय नाले से चाय बनाना एक रोजगार है। हाँ, तो इन्होंने फौरन बयान दिया है कि भारत में 7 करोड़ भिखारी हैं, वो भी रोजगार, वो भी एक कारोबार। ये इंद्रेश कुमार ने बयान दिया था। नहीं, मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में थोड़ा समझना चाहता हूं। लोग कहते हैं मुसलमान देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। मैं कहता हूं मुसलमान देश के लिए बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जाए, इसलिए देश का बंटवारा करवाया गया था। वो सोचे समझे तरीके। देखिए, तो क्या दोबारा ये लोग उसे आपस में जोड़ के अगर इनके बयान को बड़ा मान लें तो मुसलमानों की तो देखिए, अगर इनके बयान पे एक मैं अपनी जो राय बताता हूँ, अगर इनके बयान में, इंद्रेश कुमार के बयान पे अगर बात की जाए तो ये हमारा मतलब धाकड़ खबर के पैराहे में नहीं। मैंने ये बताया कि इतनी बेवकूफी होगा, इस तरीके से 7 करोड़ भिखारियों को कारोबार बता रहे हैं। इस तरीके से एक बात बताएं, इन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि ईद में कुर्बानी नहीं होना चाहिए, और कुर्बानी की जगह इन्होंने एक जो वो दिया, ठीक है, ये बकरे का केक, हाँ, बकरे का केक बनाइए, बकरे का केक बना के उसको काट दीजिए। ये कहते हैं कि सब अहिंसा है बकरे को, लेकिन बकरे का केक बना के काटिए, ये एक मजाक की बात होगी। तो इस तरीके के बयान देते हैं। ये हमने इसलिए अपने धाकड़ खबर के जो सामाइन है, सुनने वाले, उनको जो हमारे वो हैं सब्सक्राइबर, उनको इसलिए खबर दे रहे कि देखिए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस विधा को, किस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो आरएसएस की विचारधारा है कि जो ये बात कह रही है कि हम कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, 25 साल बाद महाभारत में इंटरनेट था, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पुष्पक विमान था, गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। इसी के साथ साथ जैसे साक्षी महाराज का, अब साक्षी महाराज पे मैं आना चाहता हूँ। साक्षी महाराज का जो बयान है, पहले बताया जाए पूरा बयान है क्या। साक्षी महाराज ने ये कहा है, जो भाजपा की एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जो बड़ी क्लोज डोर रैली थी, उसमें वो कह रहे थे, उन्होंने बयान दिया है कि 2019 का चुनाव आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। यानी वो बयान, डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी यहाँ पे। ये डिक्टेटराना मतलब 2024 के बाद चुनाव खत्म। 2024 में तो कोई चुनाव होगा ही नहीं। अच्छा, फिर चुनाव ही नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा 2000। तो उन्होंने कहा आप खुल के मोदी जी को वोट डाल दीजिए, अपना मन भर लीजिए वोट डालने से, क्योंकि इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल वही बात है। ये आज कटाक्ष तो नहीं कर रहे, नाराज भी है ना इस वक्त बीजेपी से, तो कहीं कटाक्ष तो नहीं कर रही है? नहीं, कटाक्ष, अब ये बात पब्लिक डोमेन पे कह रहे हैं वो, है, और भाजपा की एक बैठक में कह रहे हैं, तो कटाक्ष कैसे हुआ? कटाक्ष नहीं, अपनी आइडियोलॉजी बता रहे हैं, अपना दिमाग बता रहे हैं कि उनका दिमाग कितना है। वो डिक्टेटरशिप की जो आज चल रही है, राष्ट्रवाद के नाम से हो, या आप सवाल करने के ऊपर बयान लगा हुआ है कि आप अगर इस सवाल पूछ लें कि भाई जो शहीद हुए हैं और आपने स्ट्राइक की है उस पे, किसी भी चीज पे सवाल पूछ लीजिए, बालाकोट पे, तो क्या होगा? तो वो कहते हैं आप देशद्रोही हैं। तो ये जो एक थोड़ा पॉलिटिकल मायने समझना चाहिए, वही पॉलिटिकल मायने कि जो ये विचारधारा को पैदा कर रहे हैं, ये ऊपर से ही आ रहे। ये मोदी जी भी कहते हैं कि जो हमसे सवाल पूछेगा वो देशद्रोही है, हम घुस के मारेंगे। अब ये जो इसका पॉलिटिकल मायने 2019 का चुनाव के दौरान ये बयान आया साक्षी महाराज का, इसका पॉलिटिकल मायने क्या है कि जो उग्र राष्ट्रवादी हैं वो वाकई में पैरालाइज हों और मोदी को फिर से ले आए। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। हाँ। बिल्कुल उग्र राष्ट्रवाद की पूरी तरीके से नींव मजबूत कर रहे हैं ये। अब इस तरीके के बयान देके, हाँ, जो कि इंद्रेश कुमार ने दिया बयान, वो भी उग्र राष्ट्रवाद। ये बनियान ये जो बयान है, ये घातक साबित होगा। ये बोलना कि हम लोकतंत्र खत्म कर देंगे, चुनाव ही नहीं होगा, ये घातक साबित हो सकता है। देखिए एक चीज बताए, अंधभक्तों के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक चीज बताए, ये ऑन रिकॉर्ड है और अखबारों में भी आया है, एक
राजस्थान के पुलिस वाले का ट्वीट आया है जी। बहुत सर्कुलेट कर रहा है कि अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं भी मस्जिद में घुस के मार देता हूं। मार न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर ये बयान आया है। तो ये ऐसी मानसिकता के ऊपर जिसको राजस्थान जो सरकार है वो संज्ञान भी ले रही है उस पुलिस वाले के ऊपर, उसने ट्वीट किया है, उसको कंडेम भी किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये ऐसे इससे साबित होता है कि ये मानसिकता पैदा कर दी गई है और इसमें ताकत मतलब जो संविधान की शपथ खा के पुलिस वाला बैठा है सबको बराबर देखेगा, वो भी इस सोच में 2014 के बाद उसके अंदर भी इस विचार को जो उग्र राष्ट्रवाद। मेरा एक सवाल इसी में साक्षी महाराज में ही आपसे, साक्षी महाराज की नाराजगी भी सामने आ रही है। महेंद्र नाथ पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने लेटर लिखकर कहा खबरदार मेरा टिकट काट दिया तो पार्टी को बर्बाद कर दूंगा। कहीं ये उस और भी तो नहीं इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बयान दे रहे हैं? बयान तो दे रहे, लेकिन इंटरनेशनल इसी बयान को हमने इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है और हमने उसको बहुत गंभीर बयान है कि उसके बाद चुनाव नहीं। आप सोचिएगा देश किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। रोक रहा हूं आपको, तीसरे बयान की तरफ आपको लेके चलता हूं। दिल्ली के अंदर दिल्ली की तमाम मस्जिदों में जुमे के रोज मुसलमान ज्यादा जाते हैं, वहां पे एक ऑब्जर्वर बैठाया जाना चाहिए। ये साहब जो ये आरएसएस जो है, नहीं वो आरएसएस ही है, दिल्ली भाजपा के जो लीगल डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा इस खबर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली को, कि दिल्ली की जो मस्जिदें उनमें एक ऑब्जर्वर बिठा लिए, क्योंकि उसमें प्रोपेगेंडा हो रहा है, चुनाव का प्रचार किया जाए उन मस्जिदों में जुमे के रोज भी। और दूसरी बात, चूंकि रमज़ान आने वाले हैं, इस मौके पर मुसलमान मस्जिदों में ज़्यादा इकट्ठा होता है, 5 वक्त इकट्ठा होता है, तो उस वक्त इसकी संभावना और बढ़ जाती है। उसके पीछे इन्होंने एक दलील दी कि जो केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहीं किसी मस्जिद के सामने जाके ये भाषण दिया होगा, इलेक्शन मीटिंग ली होगी, जो सब लोग ले रहे हैं, केजरीवाल भी ले रहे हैं, तो दिल्ली के एक स्थान पर जाके मस्जिद के सामने, मस्जिद के अंदर नहीं, उसको आधार बना के कहा कि इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द अमल है? इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि हमारे ऑब्जर्वर हर जगह नजर रखे हुए हैं और हम हर चीज पे नजर रख रहे हैं। उन्होंने इसका जवाब ये दिया, अलग से हमें कोई धर्म के मामले में, धार्मिक स्थलों के उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे ऑब्जर्वर हर जगह देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि आप मस्जिदों की तो बात कर रहे हैं, आरएसएस की शाखाओं में भी ऑब्जर्वर बैठाना चाहिए, वहां आप सुबह सुबह जाके किस तरीके की बातें करते हैं इलेक्शन के लिए, उसके लिए भी ऑब्जर्वर बैठाना चाहिए। मतलब ये आपस में खींचतान चल रही है, मस्जिद को ये दोनों घसीट रहे हैं आपस में। ये जो आपकी राजनीतिक खींचतान है उसमें मस्जिद को घसीट रहे हैं भाई। अब इसमें देखिए एक बात बता, मैं आपका कोई सपोर्ट नहीं, आप तो नहीं आए बीच में, इन्होंने लिख के दिया मंदिर के सामने भी लोग तकरीरें करते, भाषण देते, चुनाव की रैलियां होंगी कि भाई मंदिरों से तो अब लाउड स्पीकर में दादरी में नहीं देखा आपने, मंदिर के लाउड स्पीकर से उसके बारे में कोई घर में बीफ रखा हुआ है, नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं लोग, मंदिरों से क्या चलता है कैसे नहीं चलता ना हम कहना चाहते। हम तो कहते हैं धार्मिक स्थान पवित्र है, हर धर्म के धार्मिक स्थान पवित्र है, उनमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सड़क के ऊपर सामने मस्जिद है या मंदिर है, बगल में कोई गुरुद्वारा है और भाषण दे रहा, तो उसका गुरुद्वारा का कसूर नहीं है, उसमें मस्जिद कसूर नहीं कि अगर केजरीवाल ने वहां जाके अपने भाषण दे दिया है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको जोर दे के कहना चाहूँ कि जो इन्होंने भारद्वाज ने सौरभ भारद्वाज ने लेटर लिखा आप वालों ने, तो आरएसएस की जो शाखाएं लगती है उसमें तो ये चीज होती है, ये उनको धार्मिक मानते हैं। और ये कहना, इसके राजनीतिक फायदे अगर समझें तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो मुसलमानों पे ज्यादा फोकस कर रही है, हिंदू इसलिए हमें वोट दो। देखिए इन तीनों खबरों को अगर लिया जाए तो डिवीजन ये मुसलमानों के ऊपर एक किस्म से हिंदू मुस्लिम पे ले आना, इससे एक चीज और साबित होती जो हम कहेंगे, जो इनका राष्ट्रवाद था जो पुलवामा के बाद शुरू किया था और इन्होंने वो काम नहीं आ रहा है। क्यों? इसके बारे में एक अगर अलग से खबर करेंगे कि इसके ऊपर आरएसएस भी राजी नहीं है इनके, तो अभी फिर से हिंदू मुस्लिम पे पलट के आ रहे हैं और इस तरीके साक्षी महाराज। और एक दूसरी बात इनकी और है, दूसरी बात ये एक चलते हुए विचार को से जनता को भटकाना चाहते हैं, जो एक मतलब वर्गला के पूरे चुनाव में लोगों को उलझा लेना। हाँ बिल्कुल किसी भी चीज में उलझ जाए, सोचने का वक्त ना मिले, साक्षी महाराज के बयान में उलझ जाए, आरएसएस के इनके जो इंद्रेश कुमार के बयान में उलझ जाए, इसमें उलझ जाए। अच्छा, और मुझे तो डर बताए क्या होता है,
ये कि इन बयानों पे जैसे कि मस्जिद के अंदर वो ऑब्जर्व बिठाना चाहिए, 1-2 रोज बाद जो भोंपू मीडिया है इनके चैनलों पे 2-3 मुसलमान मुल्ला दाढ़ी वाले बैठे होंगे और कई लोग बैठे होंगे, इसी पे बहस हो रही होगी कि मस्जिदों में ये होना चाहिए। क्या हो रहा है मस्जिदों के अंदर? मस्जिदों में आतंकवाद पलपता है, मस्जिदों में क्या क्या हो रहा है, जैसा चलता है। अब एक नई चीज की ये इनकी आप जाइए कि ये बहुत एक शोषा छोड़ते हैं। ये ठीक उसी तरीके की आप बात कर रहे हैं। जब मैं कन्हैया कुमार को सुनता हूं, वो कहते हैं कि फरवरी में तो ये सामने आया कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, लेकिन जो इसका अखबार है आरएसएस का, वो नवंबर में ही छाप दे रहा है 2015 में कि यहाँ पे देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। तो पहले अखबारों में छपता है, पहले उसको डिस्कोर्स में लाया जाता है और बाद में फिर उस सब चीजें क्रिएट कर दी जाती ये सब चीज। और आप मैं कह रहा हूँ देख लीजिए कि आगे चल के आप देखिए चैनलों में बहस हो रही होगी इस बारे में, इन्हीं तीनों चीजों चारों के। बहुत अच्छा, हमें लगा 3 पहलू हैं आप तक जाने चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।